दोस्तों नमस्कार। 9 अप्रैल को भारत के 2 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव की मतदान जो थे वो संपन्न हुए। सबकी नजरें टिकी हुई हैं आसाम पर, क्योंकि आसाम में वोटर टर्नआउट में बढ़ोतरी देखने को मिली। दरअसल आसाम की 126 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान था और इस एक चरण के मतदान में 85.89% रिकॉर्ड मतदान हुआ है आसाम में। अब ये रिकॉर्ड मतदान क्या सत्ता का फेरबदल होने का संकेत है या और मजबूत ताकत के साथ वहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है? 10 सालों से लगातार बीजेपी की सरकार है आसाम में, लेकिन ये वोट की बढ़ोतरी क्या कहती है, इस खास कार्यक्रम में इस पर चर्चा रहेगी। लेकिन उससे पहले जानकारी मैं आप तक केरल और पुडुचेरी की भी पहुंचा देता हूं। पुडुचेरी में 30 विधानसभा की सीटें हैं। वोटिंग वहां पर 89.08% हुई है। केरल में 140 विधानसभा की सीटें हैं और वोटिंग वहां पर 77.38% देखने को मिली है। यानी कि वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो पुडुचेरी के बाद आसाम जो है वो दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहा है, जहां पर हाईएस्ट वोटिंग टर्नआउट देखने को मिला है। अब चुनाव आयोग की तो ये अपीलें रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों से निकलें, अपने लोकतांत्रिक अधिकार वोट डालने का जो सबको समान अधिकार मिला है उसका इस्तेमाल करें, चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो या निचले पायदान पर खड़ा क्यों ना हो, सबको एक वोट डालने का अधिकार है। ऐसे में आसाम में आखिरकार क्या इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा की टेंशन इस वोटिंग टर्नआउट के बाद बढ़ जाएगी या फिर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी को फिर 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। इस खास चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी जुड़ रहे हैं। अमन जी, रिकॉर्ड मतदान आसाम में बदलाव के संकेत या कांग्रेस पार्टी की वापसी के लिए सत्ता विरोधी लहर, क्या देखते हैं? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, पहली बात तो ये देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से वोट परसेंटेज बढ़ी है, ये मेरे ख्याल से बेहतर एक कदम दिखाई पड़ता है। जो जनता है, लोग हैं, क्योंकि देखिए किसी भी लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जो होती है वो जनता की होती है कि जनता जितना अपना मत का प्रयोग करेगी उतना बेहतर कह सकते हैं सरकार का निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और जो तीनों राज्यों की बात करें तो तीनों राज्यों में आप देखिए लगभग जो परसेंट रहा है वोटिंग का, वो ये बताता है कि लोगों का जो लोकतंत्र में बिलीव है, विश्वास है, वो पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो मेरे ख्याल से भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत सुखद और बेहतर खबर है कि लोगों का जो नजरिया है वो लोकतंत्र में आज भी मजबूत है। खैर, आपने जो बात कही है कि असम को लेकर आपने जो बात रखी है कि क्या जो बेहतर वोटिंग वहां पर हुई है और लगभग मेरे ख्याल में 86% के आसपास जो वोट पड़े हैं, वो ये क्या दर्शाता है, क्या बताता है कि जो सत्ता पक्ष है क्या उसको इसका लाभ मिलने वाला है या फिर कांग्रेस पार्टी जो लगातार हेमंत बिस्वा सरकार के खिलाफ कह सकते मोर्चा खोलती रही है उसका बेनिफिट उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि चुनाव से ठीक पहले जिस तरह से तमाम खुलासे हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, उनकी पत्नी को लेकर जो कांग्रेस प्रवक्ता है, नेता है पवन खेड़ा, उन्होंने जिस तरह के कह सकते हैं कि तमाम इल्जाम, तमाम आरोप लगाए और तमाम तरह से ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से दूसरे देशों में न सिर्फ संपत्ति उनकी है बल्कि निवेश भी कर रखा है। इसके अलावा तीन तीन देशों के पासपोर्ट भी कहीं ना कहीं असम के जो मुख्यमंत्री उनकी पत्नी के पास है और इसको लेकर तमाम तरह के कह सकते हैं दूसरे के ऊपर वार। नहीं, इसका क्या नुकसान होगा हेमंता को? देखिए, अब ये तो 4 मई को पता चलेगा कि हेमंता को क्या इसका नुकसान होगा। क्योंकि देखिए 2-3 बातें इसमें रखूंगा दिनेश जी, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री लगातार थे 5 साल असम के। ऐसे में जिस तरह की बयानबाजी उनकी रही, क्योंकि आप देखिए मिला जुला कर लगभग 35 से 40% के आसपास जो आबादी है वो मुस्लिम आबादी असम के अंदर है। यानी कि 3-3.25 करोड़ अगर हम आबादी को देखें असम की तो उसमें से 1.25 करोड़ के आसपास जो आबादी है वो मुस्लिम समुदाय की आती है। लेकिन यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जिस तरह के शब्दों का कह सकते हैं वहां पर कह सकते हैं कि चयन किया और जिस तरह से एक समुदाय विशेष को टारगेट किया, आप देखेंगे मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर कोई मियाँ या मुस्लिम रिक्शे वाला आपसे 5 रुपए तय
तय करता है तो उसको आप 2 रुपए दीजिए। इसके अलावा तमाम तरह से उन्हें परेशान करिए। उन्होंने ये भी कहा टीवी एक शो में बैठकर कि मैं इतना परेशान करूँगा इन लोगों को, इतना प्रेशर बनाऊँगा कि ये खुद ही असम छोड़कर भाग जाएँगे। नहीं, लेकिन ये सवाल जो जी। ये जो बातें आप बता रहे जी। हैं अमन जी, ये हिमंता ने क्लियर कर दिया कि उनका निशाना जो है देखिए आसाम के रहने वाले मुसलमानों पर नहीं है, देखिए बहुत दिनों घुसपैठ करने वालों पर निशाना था। तो देखिए इसको गलत तरीके से कांग्रेस ने प्रेजेंट किया है, जी। यह आरोप उनका तो है। देखिए बिल्कुल ये आरोप हो सकता है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन उन्होंने भी कब आके स्पष्ट किया जब चुनाव के जी। ठीक वक्त की बात आ गई। अगर बेहतर होता कि वो पहले ये बात कहते कि भाई जिनके बारे में बात कर रहा हूँ वो असम के मुस्लिम नहीं है बल्कि जो बाहर से आए हुए मुस्लिम है वो है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात दिनेश जी, आप ये भी देखिए कि 10 साल से लगातार वहां पर बीजेपी की सरकार है। अगर घुसपैठ कोई बड़ा मुद्दा है तो बीजेपी ने उसके ऊपर क्या कुछ किया, कितने लोगों को बाहर भेजा, कितने लोगों को चिन्हित किया, कम से कम इसके बारे में बताना चाहिए था। तो देखिए हवाई बात करना एक दूसरी बात हो जाता है। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण पक्ष है कि जिस तरह से चुनाव के ठीक पहले यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर जो गंभीर आरोप लगे और जो बात आप कह रहे हैं कि क्या उसका निगेटिव प्रभाव यहाँ पर हेमंता सरकार के ऊपर पड़ेगा या बीजेपी के ऊपर यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार पुलिस जो है पवन खेड़ा को तलाशती हुई दिखाई पड़ी और कई लोग ये भी कहते हुए नजर आए जो खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से थे कि भाई अगर हेमंत बिस्वा शर्मा ने या उनकी पत्नी ने ऐसा कुछ नहीं किया है तो इतना बौखलाने की जरूरत क्या है, आप स्पष्टीकरण दे दीजिए। लेकिन वो ना करके आप इस तरह का कार्रवाई कर रहे हैं और गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए ये भी महत्वपूर्ण एक विषय में रखना चाहूंगा कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते आप मीडिया के सामने किस तरह का लहजे में और किस तरह की बदजुबानी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्या बीजेपी का आला कमान इसको नहीं देखता है कि एक मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह की गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग करेगा तो जो उनके न्यूज को एक बच्चा भी देख रहा होगा तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो क्या इसका भी कोई निगेटिव प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि दिनेश जी ये कहा जाता है कि अधिक वोट होना या अत्यधिक कह सकते हैं कि रिकॉर्ड मतदान होना कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की तरफ देखा जाता है। तो क्या अब ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि 10 साल से लगातार बीजेपी असम के अंदर मौजूद है। लेकिन अमन जी मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा। आप ये कह रहे हैं कि भाई जो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, इस रिकॉर्ड वोटिंग का संकेत ये होता है और ये माना जाता है कि जब वोटर टर्नआउट ज्यादा बढ़ता है तो सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है और लोग सत्ता बदलने के लिए ज्यादा वोट का इस्तेमाल करते हैं। तो अमन जी जैसे हमने देखा हरियाणा के विधानसभा चुनाव में देखा, बिहार में देखा, महाराष्ट्र में देखा, वोटिंग टर्नआउट तो बढ़ा लेकिन बीजेपी सत्ता से दूर नहीं हो पाई। आखिरकार आसाम में क्या वही करिश्मा बीजेपी फिर दिखाने जा रही है या फिर वाकई इस बार सत्ता का परिवर्तन देखने को मिलेगा? देखिए दिनेश जी दोनों तीनों बातें अपने आप में अलग हो जाती है। बिहार का चुनाव अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, हरियाणा का अलग है। असम के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जिस तरह का माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा, क्योंकि घुसपैठ का मुद्दा लगातार बीजेपी ने जो है उसकी जो बारे में बातें की हैं। लेकिन अगर 10 साल का आंकड़े देखे जाएं तो ऐसा कोई बहुत बड़ा कह सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से काम नहीं किया गया या जो सरकार है उस तरफ से काम नहीं किया गया। और 10 साल के बाद भी बीजेपी उन्हीं मुद्दों के आसपास घूमती हुई दिखाई पड़ रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो घुसपैठ को हम बिल्कुल बंद कर देंगे और जो घुसपैठी आ गए हैं उन्हें चिन्हित करके यहाँ से बाहर करेंगे। तो दोनों के कह सकते हैं कि जो चुनाव लड़ने के जो मुद्दे हैं वो बिल्कुल अलहदा नजर आते हैं। और यहाँ पर एक बात और भी महत्वपूर्ण जो मैं आपसे कह रहा था कि जिस तरह से एक मुख्यमंत्री का व्यवहार होना चाहिए, जिस तरह से सरकार का व्यवहार होना चाहिए कि एक ही राज्य के अंदर जब 35 से 40% के आसपास मुस्लिम हैं और तब आप इस तरह की बयानबाजी करते हो तो उसका भी खामियाजा कहीं आपको भुगतना ना पड़ जाए, ये भी एक कंडीशन हो सकती है। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरीके से ये माहौल जो है ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अगर जो कह सकते हैं कि अजमल बदरुद्दीन अगर कांग्रेस पार्टी के साथ में होते तो शायद एक बेहतर माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ता। और साथ में हेमंत सोरेन जो 19-20 सीटें जो आरक्षित रही हैं SC/ST के लिए उन पे अपने प्रत्याशी उतार देते हैं, तो जिससे ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक खिसकता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाजुला कर कहा जा सकता है कि देखिए अभी 4 मई को जब नतीजे आएंगे तब पुख्ता तौर पर हम कह सकते हैं कि किस तरफ झुकाव रहा। लेकिन बेहतर वोटिंग हुई है, बेहतर तरीके से लोगों ने अपने मतों का प्रयोग किया और जैसा अब तक जानकार कहते रहे हैं और जैसा अब तक लोगों का ये रुझान रहा है कि ज्यादा वोटिंग होने का मतलब कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की तरफ देखा जाता है, उस तरफ इशारा होता है। तो कहीं असम में भी ऐसा होता हुआ नजर ना आ जाए। बिल्कुल असम में कहीं ना कहीं फिर से जो है सरकार बनाने का दावा जो है वो भाजपा नेतृत्व पेश कर रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस की नजरें इस बार सत्ता वापसी पर हैं। राहुल गांधी
प्रियंका गांधी ने तो सीधे तौर पर हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया और ये कहा कि जब 10 सालों से ये सरकार चल रही है तो आखिरकार फिर घुसपैठ का मुद्दा क्यों बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है? क्या कहीं आसाम के मुसलमानों को निशाना तो नहीं बनाया गया है? खैर, अब सभी जो उम्मीदवार थे उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। 4 मई को नतीजे सामने आएंगे, परिस्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिरकार आसाम की जनता ने किसको अपना जन आशीर्वाद दिया है। लेकिन इस बार जो चुनावी रणनीतिकार हैं, राजनीति के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर आसाम में देखने को मिल रही है और हो सकता है कि इस बार सत्ता का परिवर्तन भी आसाम में देखने को मिल जाए। अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की इस खास कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में उसका इंतजार रहेगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़।